सर्दी की एक कड़कती हुई सुबह, जब धुंध ने दुनिया को अपनी सफ़ेद चादर में लिपेट रखा था, मेरे जिंदगी के पहले ट्रेन सफ़र का आगाज़ हुआ। ये सफ़र था साहिवाल से कराची का, और मैंने मईशत क्लास में सफ़र करने का फ़ैसला किया था। रात के सिवा 5 बजे ट्रेन स्टेशन पर आकर रखी। जाड़ा अपने पूरे उरूज पर था। हवा में चपती हुई ठंड थी और घना धुंध छाया हुआ था, जिसने दूर तक देखना नामुमकिन बना दिया था। इस सफ़ेद पर्दे के पीछे दुनिया एक प्रासरार और मबहम सा मंजर पेश कर रही थी। जैसे ही मैं डब्बे के अंदर दाखिल हुआ, एक हजूम और भगदड़ का मंजर मेरे सामने था। ट्रेन में रश इंतहाई था। हर तरफ लोगों का हजूम था। खचाखच भरी हुई सीटें, सामान से उठे हुए बर्थ और रास्तों में खड़े मुसाफिर। हवा में एक अजीब सी घटन और पसीने की बू थी जो इस बंद और गंजान माहौल की गवाही दे रही थी। खुशकिस्मती से मेरे पास मुकम्मल तौर पर बकंगशुदा बर्थ था। मैंने हजूम को चीरते हुए, लोगों से माजिरत खवाहाना अंदाज में रास्ता बनाते हुए अपने बरथ की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई बार मेरे पांव किसी के सामान से टकरा गए, कई बार किसी के कंधे से टकरा कर मैंने माजिरत की। ये पहला तजर्बा था और मैं कुदरे घबराया हुआ था। जब मैं बलाखिर अपने बर्थ पर पहुंचा तो वहां पहले ही से एक खानदान विराजमान था। एक अधेड़ उम्र खातून, जिनके साथ 2 नौजवान लड़कियां और एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र बेमुश्किल 8 या 9 साल होगी। लड़का खातून की गोद में बैठा हुआ था और बेचैनी से उधर उधर देख रहा था। दोनों लड़कियां, जो गालिबन इस खातून की बेटियां थीं, एक बर्थ पर साथ साथ बैठी हुई थीं। उनके चेहरों पर सफ़र की थिकन और बेचैनी अयां थी। मैंने एक गहरी सांस ली और खातून से मुखातब हुआ, अपनी आवाज़ में पूरी तरह से आत्मात डालने की कोशिश करते हुए। आंटी, बरा करम मेरी सीट खाली कर दें। ये बरत मेरी बेकंगशुदा है। मैंने उसकी अदायगी की है। खातून ने एक बेबसी भरी निगाह से मुझे देखा। इसकी आंखों में परेशानी और अल्तजा थी। वो बोले, उनकी आवाज़ में थकन और बेचैनी वाज़ेह थी। बेटा, मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ बैठूं? देख रहे हो ना, गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। हर तरफ लोगों का हुजूम है। हम साहिवाल से सवार हुए हैं। सादा आबाद जाना है। रास्ता भी लंबा है। ज़रा सी जगह मिल जाए तो हम बैठ जाएं। उसकी बात का अंदाज इत्तजा आमेज था। दोनों लड़कियां, जो शायद इस खातून की बेटियां थीं, उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में एक खामोश अल्तजा थी, जैसे वो कह रही हूं कि इन पर रहम खाया जाए। इनमें से एक, जिसके चेहरे पर हल्का सा निखार था और जो किसी कदर पुरातमाद लग रही थी, ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। दूसरी, कुदरे शर्मीली नीची निगाहें किए हुए थी। मेरे नरम दिल पर, जो हमेशा से मजलूम की मदद के लिए बेचैन रहता था, फौरन असर हुआ। मेरे अंदर का इंसानियत दोस्त जज्बा बीदार हो गया। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपना बिस्तर उठाकर उनके छोटे भाई के साथ समटकर बैठने का फैसला कर लिया। ठीक है आंटी, आप लोग यहीं बैठिए, मैं किसी तरह गुजारा कर लूँगा, मैंने कहा, अपनी आवाज़ में रजामंदी का एहसास झलकाते हुए। खातून के चेहरे पर फौरी तौर पर तशक्कर का इजहार हुआ। उसने दुआएं दें। दोनों लड़कियों के चेहरों पर भी राहत की एक लहर दौड़ गई। मैंने अपना बस्तर समटकर उनके छोटे भाई के साथ वाली जगह पर रखा और खुद को तंग जगह में समूने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने एक तवील सीटी बजाई और एक झटके के साथ चल पड़ी। रफ्तारी पकड़ने लगी। साथ ही सर्द हुआ, जो खुले दरवाज़ों और खिड़कियों के शगाफों से अंदर दाखिल हो रही थी, बराह रास्त मेरे जिस्म से टकराने लगी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना बैग खोला और उससे एक मोटी गर्म कंबल निकालकर ओढ़ ली। ये कंबल सर्दी से बचाव का वाहिद सहारा था। फिर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को निकालकर उसमें खो गया, किसी हद तक ठंड से बचने के लिए और किसी हद तक इस नाखुशगवार माहौल से तौजा हटाने के लिए। मोबाइल की स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मैं बार बार एक अजीब सी बात महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों लड़कियों में से एक, खास तौर पर वो जो कुदरे पर आइतमाद लगती थी, बार बार मेरी तरफ देख रही है। मैं उसे बराह रास्त देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस झुके हुए सर और मोबाइल पर मरकूज नज़रों के बावजूद मैं उसकी नज़र को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। ये एहसास अजीब सा था, जिसमें शर्मिंदगी और तजस्सुस का इम्तिजाज था। मैं ज़हनी तौर पर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफ़र इस तंग जगह पर बैठकर कैसे गुजरेगा। साहिवाल से कराची का फासला बहुत तवील था और ये सूरत हाल पहले ही तकलीफदा महसूस हो रही थी। रात अभी लंबी थी। कुछ देर बाद अधेड़ उम्र खातून ने दोनों बर्थों के दरमियान वाले फर्श पर एक चादर या चटाई जैसी चीज़ बिछाई। वो खुद उस पर लेट गईं और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया।
छोटा लड़का भी फौरन अपनी माँ के पहलू में लेटकर सोने लगा, जैसे वो इस गर्म जगह का बेहद मंतजर था। चंद ही मिनटों में वो दोनों गहरी नींद में सो गए। सफर की थिकन इन पर गालिब आ गई। अब बरथ पर मेरे साथ सिर्फ वो दोनों नौजवान लड़कियां बाकी रह गई थीं। इन दोनों के बैठने का अंदाज बदल गया था कुदरे आराम से। फिर अचानक वही लड़की जिसकी नज़रों का मैं बार बार एहसास कर रहा था, उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। उसकी आवाज़ नरम, शाइस्ता और कुदरे शर्मीली थी, लेकिन उसमें एक प्रायतमाद ठहराव भी था। भाईजान, आप लेट जाएं। हम आपके पांव वाली तरफ बैठ जाएंगी। इस तरह आपको आराम मिलेगा और हमारे लिए भी गुंजाइश हो जाएगी। उसके उस गैर मुतवक्का तजवीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसकी रियायत को कबूल कर लिया। शुक्रिया, मैंने मुख्तसरन कहा। मैंने अपना बीग उठाकर अपने सिर के नीचे तकिए की तरह रख लिया। फिर मैंने अपनी गर्म कंबल को अच्छी तरह सर से पांव तक लपेट लिया और आंखें बंद करके नींद के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करने लगा। सर्दी अब भी कुछ ना कुछ महसूस हो रही थी, लेकिन कंबल ने काफ़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। नींद आना मुश्किल था। जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। घर, मंजिल, इस गैर मुतवक्का मुलाकात और इस लंबे सफ़र का खात्मा। लेकिन फिर कुछ देर बाद मैंने एक और अजीब सी बात महसूस की। मुझे ऐसा लगा जैसे एक लड़की का जिस्म, शायद उसका पाँव या टांग, मेरे पाँव से हल्का सा छू रहा है। ये एक हल्का सा गैर इरादी लम्स लगा। मैंने बगैर कुछ कहे बहुत ही एहतियात से अपने पाँव थोड़े पीछे खींच लिए, अपने आप को मजीद समटकर कंबल में छिपा लिया। मेरा दिल धड़क रहा था। ये क्या था? गलत फहमी? इत्तेफाक? मगर चंद मिनट भी न गुजरे थे कि दोबारा वही एहसास हुआ। इस बार ये महज छूने से आगे बढ़कर एक हल्का सा रगड़ था। इसका जिस्म मेरे पाँव से रगड़ खा रहा था। ये इरादी था। मैं अचानक पूरी तरह जाग गया। मैं समझ गया कि लड़की दानस्ता ऐसा कर रही है, वही लड़की जिसकी नज़रों को मैं महसूस कर रहा था। मैंने खुद को काबू में रखा, खामोशी से लेटा रहा, आंखें बंद किए हुए लेकिन होशियार। मेरे अंदर एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। क्या रद्दामल देना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, या खामोश रहना चाहिए? फिर तजस्सुस और तस्दीक की खातिर मैंने हल्के से अपनी कंबल को थोड़ा सा नीचे किया और बाहर झांका। इस वक्त मुझे पता चला कि पूरे डब्बे की लाइट्स बंद हैं। अंधेरा गहरा और घना था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बस दौर किसी बर्थ पर कभी कभार एक छोटी सी टार्च या मोबाइल स्क्रीन की मध्यम रोशनी झलमलाती थी। ये अंधेरा इतना गहरा था कि एक बर्थ पर दूसरे बर्थ पर बैठे शख्स के महज खुदुखाल ही दिखाई देते थे, तफसीलात नहीं। यही अंधेरा था जिसका शायद वो लड़की फ़ायदा उठाना चाह रही थी। अब मेरी अपनी नीयत में भी शैतान ने वसूसे डालना शुरू कर दिए थे। दिल ने धोखा देना शुरू कर दिया था। ख्यालात में एक नाजायज़ हैजान पैदा हो रहा था। मैं सोचने लगा, अगर वो खुद चलकर मेरे करीब आ रही है, अगर वो दानिस्ता राब्ता कर रही है, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? आखिर मैंने तो एहसान करते हुए उन्हें अपनी सेट पर बैठने दिया है। मैंने उनकी मदद की है। शायद ये उसका शुक्रिया अदा करने का तरीका है। यही सोचकर एक जज्बाती और गैर मंतकी लम्हे में मैंने अपना पाँव हल्का सा उठाकर उसकी गोद में रख दिया। ये हरकत बज़ाहिर मासूमाना थी, लेकिन उसका मकसद वाज़ेह था। वो लड़की, जिसका नाम बाद में पता चला कि ज़री था, ने फ़ौरन रदामल ज़ाहिर किया। उसने अपनी अंगलियों से मेरे पाँव के साथ खेलना शुरू कर दिया, हल्के हल्के मसाज की तरह, अंगलियों के पूरों से गोलाई में घमाने की तरह। मेरे जिस्म में एक अजीब और अनोखा एहसास जाग उठा। ये एक खुशगवार सनसनी थी जो मेरे पूरे जिस्म में फैल गई। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो वाकई मेरे साथ कुछ ना कुछ करना चाहती है। अंधेरे ने हमें एक प्रासरार खलूत फराहम कर दी थी। उसके बाद कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा। इसकी अंगलियां मेरे पाँव पर नाचती रहीं। फिर एक और जज्बाती लम्हे में मैंने खुद पर काबू खो दिया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी बाजू को मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने ऊपर गिरा दिया। वो भी शायद इसी इंतज़ार में थी। उसने कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो मेरे साथ लेट गई। हमारी जिसामतें एक दूसरे से मिली हुई थीं। वो बहुत मिठास और आराम से सरगोशी में मुझसे बातें करने लगी। इसकी आवाज़ मेरे कान से लगकर आ रही थी, जिससे एक और सनसनी पैदा हो रही थी। वास ने बताया कि उसका नाम ज़री है। वो अपनी माँ, बहन, जिसका नाम उसने नसरीन बताया, और छोटे भाई के साथ सादा आबाद जा रही है। वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। उसने मजीद कुछ ज़ाती बातें शेयर की जिन्हें यहाँ दोहराना मुनासिब नहीं। मैं उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन मेरा जहन एक और परेशानी में घरा हुआ था। मैंने उससे कहा,
सरगोशी में, जरी, तुम्हारी बहन, वो जाग रही है। उसे तो पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो। जरी ने हल्का सा कहकहा लगाया, जिसकी आवाज मेरे कान में खलबली मचा गई। उसने कहा, उसकी आवाज में प्रासरार और प्रायतमाद ठहराव था। अरे नहीं, उसे तो सब कुछ पता है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरी बहन से ज्यादा मेरी सहेली है। हम अक्सर साथ रहती हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया, बल्कि शायद मुतमईन से भी ज्यादा। ये तस्दीक कि उसकी बहन भी इस सरगर्मी से वाकिफ है और इसमें कोई एतराज नहीं, मेरे अंदर के आखिरी रकावट को तोड़ गई। अंधेरी रात की आड़ में हमने कुछ ऐसी हरकतों का आगाज कर दिया जो बयान करने के काबिल नहीं, जो अखलाकी और समाजी हुदूद से मुतसादिम थीं। ये हरकतें शर्मनाक थीं, जो सिर्फ गहरे अंधेरे की ओट में ही मुमकिन थीं। जरी फ़ाल और रागिब करने वाली थी। बहरहाल सफ़र अब एक नई रूप में, अजीब व गरीब तरीके से, मगर मज़े से गुजर रहा था। रात की खामोशी, ट्रेन के हल्के हल्के झूले और इस गैर मुतवक्का साथ ने सफ़र के तमाम तर तकलीफदा पहलुओं को धंधला दिया था। मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। ये एहसास एक झूठी तस्कीन थी जिसमें मैं मुकम्मल तौर पर खो चुका था। फिर कुछ देर बाद जरी ने अचानक सरगोशी की, भाईजान, मेरी बहन नसरीन, वो बैठे बैठे बहुत थक गई है, उसे भी अपने साथ लेटने दो ना। उस तजवीज़ ने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। मेरा जहन तेजी से दौड़ने लगा। जरी के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। इसकी बहन, क्या ये वाकई मुमकिन था? मेरे लिए तो इस वक्त कोई एतराज़ करना मुमकिन नहीं था। मेरी हालत जज्बाती, हैजान और गैर मंतिकी खुशी में डूबी हुई थी। मैंने हल्के से सर हिलाया या शायद जरी को कोई इशारा किया। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई। नसरीन भी हमारे साथ आकर लेट गई। अब तस्वीर ये थी, मैं दरमियान में लेटा हुआ था। मेरी एक तरफ जरी थी और दूसरी तरफ उसकी बहन नसरीन। तंग सी जगह में 3 अफराद का लेटना निहायत मुश्किल था। हमें एक दूसरे से चिपक कर, समट कर लेटना पड़ रहा था। जिस्मानी कर्बत इंतहाई दर्जे तक पहुंच चुकी थी। मैं बमुश्किल ही लेट पा रहा था, लेकिन सूरत हाल का दिलचस्प पहलू और दोनों बहनों का रवैया ऐसा था कि सब कुछ बहुत पुरलत्फ और प्रकशिश महसूस हो रहा था। दोनों बहनें, जरी और नसरीन, लंबे वक्त तक रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मेरे साथ छेड़छाड़ करती रहीं। हल्के फल्के लम्स, सरगोशियाँ और मुस्कुराहटें। मैं खुद को इंतहाई खुशकिस्मत समझ रहा था कि इतने लंबे और बूर सफ़र में मुझे ऐसे साथी मिल गए। मैं इस झूठी खुशी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। हकीकत का एहसास खो चुका था। अब पता ही नहीं चला कि रात के किस पहर सफ़र की थिकन, जिस्मानी हैजान और गहरे अंधेरे के मिले जले असर के तहत मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गया। ये नींद पहले गहरी नहीं थी, बल्कि एक खुलखुलाती हुई, इदखुली सी नींद थी जिसमें ख्वाब और हकीकत का फ़र्क मिटता जा रहा था। ख्वाबों में भी वही दोनों बहनें मेरे साथ मौजूद थीं, शरारतें करती हुई, मुस्कुराती हुई। कभी वो मेरे पीठ की जेब में हाथ डाल देतें, कभी मुझे चटकियाँ काटतें, कभी मेरे कान में कोई बात कहतीं। ये ख्वाब बहुत हकीकी महसूस हो रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ख्वाब ही समझ रहा था। नींद की एक अजीब सी कैफियत, सुबह का सदमा। जब सुबह धंधलके में दिन की पहली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुल गई। एक लम्हे के लिए मैं उलझन में था। कहाँ हूँ? फिर याद आया। मैंने खुद को संभाला। ट्रेन अब सनद में दाखिल हो चुकी थी। बाहर का मंजर तब्दील हो चुका था। सहराई और पहाड़ी इलाके नजर आ रहे थे। मैंने आंखें मिलते हुए उठकर बैठने की कोशिश की। फिर मैंने इधर उधर देखा। वो सारा खानदान गायब था। आंटी, छोटा लड़का, जरी, नसरीन, सब के सब कहीं नहीं थे। मेरा बरत खाली था। वो अपने मतलूबा स्टेशन, गालिबन सादा आबाद, पर कहीं पीछे उतर चुके थे। रात की तमाम बातें, तमाम वाक़यात मेरे जहन में ताज़ा हो गए। मैंने मुस्कुराहट के साथ सोचा कि ये तो एक अनोखा और मज़ेदार तजर्बा रहा। जरी और नसरीन याद आ गईं, जिन्होंने मेरे पहले और बूढ़ तरीन सफ़र को खुशगवार बना दिया था। ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर कुछ देर के लिए रखी रही, एक फातिहाना सी मुस्कुराहट। फिर अचानक एक ख्याल आया। मैंने वक्त देखने के लिए अपने पेंट की फ्रंट पॉकेट में हाथ डाला। मोबाइल फ़ोन नहीं था। मैंने झटके से अपनी आंखें खोलें। पहले तो मैंने सोचा शायद दूसरी जेब में होगा। मैंने फौरन दूसरी फ्रंट पॉकेट चेक की, वो भी बिल्कुल खाली थी। मेरा मोबाइल गायब था। मेरा मुना चढ़ा रह गया। एक लम्हे के लिए मैं सोच में पड़ गया, शायद बैग में हो। मैंने फौरन अपनी कंबल और चादर को उठाकर देखा, हलाया, कुछ नहीं।
फिर मैंने अपनी सेट के नीचे हाथ डालकर टटूला। कुछ नहीं। मैंने अपना बैग उठाकर इस की तमाम जेबें छोटी बड़ी अच्छी तरह चेक की। हर जेब को अलटा, हर पॉकेट को खंगाला। मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं था। मेरा दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। एक छोटा सा हार्ट अटैक सा महसूस हुआ। सीने में दर्द, सांस फूलने लगी। क्योंकि मेरा मोबाइल तकरीबन 40,000 रुपये 40K का था, जो मैंने बहुत मेहनत और मुश्किल से जमा किए हुए पैसों से खरीदा था। ये मेरे लिए सिर्फ एक फ़ोन नहीं, मेरी मेहनत और बचत का निशान था। फिर एक और खौफनाक ख्याल आया। मैंने अपने पेंट की पछली जेब में हाथ डाला। मेरा बटवा, पर्स भी गायब था। गायब, वो भी नहीं था। अब तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग का फ्यूज़ ही उड़ गया हो। पहले मोबाइल, जो महंगा था, अब बटवा, जिसमें तकरीबन 1,000 रुपये नकद, मेरा शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और दीगर ज़रूरी कागजात और दस्तावेज़ात थे। मेरी पूरी शिनाख्त, मेरी माली हैसियत, सब कुछ उड़ चुका था। अचानक जैसे बिजली का कौनता हुआ तार मेरे दिमाग से टकराया। मुझे जरी याद आई। जरी, जो रात भर बार बार मेरे पेंट की जेब में हाथ डालती रही थी। मैं इस वक्त उसकी अदा पर फदा हो रहा था, उसे शरारत या मोहब्बत का इजहार समझ रहा था। दरहकीकत, जब मैं गहरी नींद में सो गया था, तब इन दोनों बहनों जरी और नसरीन ने बड़ी आराम से बगैर किसी रकावट के मेरी जीबों की सफाई कर डाली थी। वो रात भर की शेरीनी और करबत दरहकीकत एक चाल थी, एक मंसूबा था जिसका मकसद मेरा एतमाद हासिल करना, मेरी होशियारी खत्म करना और फिर मौके मिलते ही चोरी करना था। मैं मुकम्मल तौर पर उनके जाल में फंस चुका था। सबका जब पूरा मामला मेरे जहन में बिल्कुल वादिह हो गया, तब मैं सचमुच सट पटाकर रह गया। मैं अपना सिर पकड़कर बरत पर बैठ गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपनी बेवकूफ़ी, अपनी हमाकत, अपनी कमज़ोरी पर शदीद गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं कैसे इतना बेवकूफ़ बन सका? कैसे एक सादा सी चाल में आ गया? अपनी सेठ छोड़कर, अपनी हिफाजती हदें तोड़कर और फिर इस गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलवस होकर मैंने खुद ही इन चोरों को मौका फराहम किया था। अब मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैंने व्रत से उठकर खड़े होते हुए पूरे डब्बे पर एक नज़र डाली। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। कोई मुझे जानता तक नहीं था। मैंने किसी मुसाफिर से इल्तजा की कि मुझे फ़ोन इस्तेमाल करने दें। मैंने अपने एक करीबी दोस्त को फ़ोन किया। आवाज़ कांप रही थी। सुनो, मेरा मोबाइल और बटवा चोरी हो गया है, ट्रेन में सोए हुए। तुम कराची स्टेशन पर मुझे लेने आ जाना, साथ कुछ पैसे भी ले आना। मेरे पास तो अब एक पैसा भी नहीं है। फ़ोन करने के बाद मेरी हालत और भी ख़राब हो गई। मैं अपनी जगह पर बैठ गया। आंखों के सामने सिर्फ वही रात के मंजर घूम रहे थे। बाकी का सफ़र मैंने फ़कीरों की तरह गुजारी। न जेब में एक पैसा था, न खाने पीने को कुछ। पेट भूख से कड़क रहा था, लेकिन कुछ करने की सकत नहीं थी। सिर्फ पानी पीने के लिए मैं ट्रेन के ट्वाइट के पास वाले नलके तक जाता रहा। हर स्टेशन पर जब खाने पीने वाले सामने से गुजरते, दिल करता कि कुछ मांग लूं, लेकिन शर्म मुझे रोक देती। ये एहसास ज़िल्लत और बेबसी इंतहाई तकलीफ़देह था। बालाखिर शाम के वक्त जब मैं कराची रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मैं एक बड़ा सबक सीख चुका था। एक रात की खुशी और मज़े ने मुझे तकरीबन 41,000 रुपये में पड़ा दिया था। मोबाइल चाटी के प्लस बटवे में मौजूद 1,000 रुपये नकद प्लस दस्तावेज़ात की बहाली का खर्च। ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इसके बाद मैंने ज़िंदगी में बहुत से ट्रेन सफ़र किए, बहुत से शहरों का सफ़र किया, लेकिन कभी किसी जरी, सकीना या किसी भी अजनबी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा। हर सफ़र में मैं इंतहाई चौकना और महतात रहा। अपना सामान हमेशा करीब रखा, अजनबियों से गैर ज़रूरी बातचीत से गुरेज किया और कभी अपनी हिफाजती हदें नहीं तोड़ें। इस एक तजुर्बे ने मुझे सफ़र की हिफाजत और ज़ाती एहतियात की अहमियत गहराई से सिखा दी। प्यारे सुनने वालों, मेरी ये आप बेटी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसा कोई तजर्बा किया है या सुना है? याद रखें, सफ़र में हुस्न सलूक और मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हद दर्जा महतात रहना और अपने तहफ़्फ़ुज़ को ऊलीन तरजीह देना भी इतना ही ज़रूरी है। अजनबियों पर बहुत जल्द भरोसा करना, ख़ास तौर पर गंजान और तारीक माहौल में, बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। रात के अंधेरे में चमकते हुए जज्बात अक्सर धोखे का पर्दा होते हैं। मेरी ये कहानी एक इंतबाह है, एक सबक है कि होशियार रहें, चौकना रहें और अपने कीमती सामान का हमेशा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी ये आप बीती पसंद आई हो, अगर आप उससे कुछ सीख सके हों,
तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी मज़ीद हकीकी, सबक आमूज़ और सबक देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।